सभी को नमस्कार। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में अब तक हमने इकोसिस्टम में चारों जो कार्य थे वो भी पढ़ लिए। अब इकोसिस्टम में एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसे कहते हैं अनुक्रमण, सक्सेशन। सक्सेशन या अनुक्रमण की हम बात करते हैं। क्या है सक्सेशन या अनुक्रमण? जब हम बात करते हैं हमारे आसपास के वातावरण की, जैसे मान लीजिए कोई समय आपने किसी खेत को देखा होगा कि बिल्कुल वहां पर कोई भी किसी प्रकार का पौधा नहीं था, और कुछ समय बाद आप कई सालों बाद जाकर देखते हैं वहां पर अच्छे खासे पेड़ उगे हुए हैं। हालांकि हम देखते हैं ये जो छोटा सा समय था ना, जैसे 5 साल 10 साल, हो सकता है वहां किसी मनुष्य ने जाकर पेड़ पौधे लगाए हो सकता है ऐसा, ठीक है। हालांकि आजकल तो इसका उल्टा ही होता है, जहां पेड़ पौधे देखते हैं वहां से उनको हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इस तरह से आपने क्या देखा कि वो जो एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र था, खेत की ही बात कर लेता हूं, उसमें क्या हुआ है कि जहां कोई जीव नहीं था पहले, वहां पर अब कई सारे जीव हैं। कैसे भाई? वहां पर फसलें उगी, पेड़ पौधे उगे, तो उन पर रहने वाले कुछ कीट वगैरह भी आए, उन पर रहने के लिए कुछ पक्षी भी आए, उन्होंने अपना आवास बनाया। अगर खेत है तो वहां पर हो सकता है कुछ चूहे वगैरह भी हो, उनको खाने के लिए सांप वगैरह भी हो। यानी कुल मिलाकर एक जो पहले बिल्कुल उजाड़ क्षेत्र या कह सकते हैं बिल्कुल निर्जन क्षेत्र था, वहां पर अब एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र बन गया। ये तो हमने एक समझने के लिए बात की। बाकी अनुक्रमण क्या है या सक्सेशन क्या है, ये सुनना कि ऐसी जगह बिल्कुल बेयर रॉक्स की बात कर सकते हैं, नग्न चट्टानों की। नग्न चट्टानों पर भी हम देखते हैं कई बार बड़े बड़े, वहीं पर उन नग्न चट्टानों से ही बड़े बड़े पौधे कई सालों में विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर कोई जैविक घटक नहीं था, या जहां पर किसी प्रकार का कोई पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं था, वहां पर अब कुछ समय बाद कई ऐसे जीव, कई ऐसे समुदाय विकसित हो गए जो वहां पर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? सक्सेशन कहते हैं या अनुक्रमण कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। अब ये जो सक्सेशन होता है, अनुक्रमण होता है, हम देखते हैं दो प्रकार का, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। भाई प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन की बात करें ऐसी जगह पर जहां पहले कोई वनस्पति, पहले कोई जीव नहीं था, जैसे बिल्कुल नग्न चट्टान, या मान सकते हैं कहीं पर आसपास कोई ज्वालामुखी फूटा है, वहां से कोई लावा निकला है, अब लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ है, वहां पर कोई वनस्पति नहीं थी, अब उसी जगह पर कई पेड़ पौधे उग गए, बड़े बड़े वृक्ष लग गए, अन्य जंतु भी आए वहां पर। ये क्या है? प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन। द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है देखना कि जैसे मान लीजिए पहले कोई वहां पर पारिस्थितिक तंत्र था, किसी कारण से नष्ट हो गया, चाहे बाढ़ आई, चाहे सूखा पड़ा, चाहे मानवीय क्रियाओं के कारण, मान लीजिए कि कोई जंगल की ही पूरी कटाई कर दी, साफ कर दिया। अब उस क्षेत्र में अगर ऐसे कोई नए पौधे विकसित होते हैं, नए जीव वहां पर, नए समुदायों की स्थापना होती है, तो इसे हम द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं ये जो अनुक्रमण होता है या तो स्थलीय भाग में हो सकता है या जलीय भाग में हो सकता है। स्थलीय भाग में जब ये होता है इसे लिथोसेरे कहते हैं या स्थलीय अनुक्रमण कह देते हैं, और यही अगर जल में हो तो इसे जलीय अनुक्रमण या हाइड्रोसेरे कह सकते हैं। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं इससे रिलेटेड। एक तो पहले हम इस सक्सेशन की बात करेंगे, फिर इकोसिस्टम से संबंधित कुछ रूल होते हैं, इकोलॉजी से संबंधित कुछ रूल्स हैं जो जीवों में अनुकूलन वगैरह को भी दर्शाते हैं, और भी कुछ फैक्ट वगैरह हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन है, ऐसे कुछ चीजों को नोट करके भी लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, और इसमें हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी
एवं पर्यावरण और इसमें हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं। बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। टॉपिक जो हमारा है अनुक्रमण, सक्सेशन, छोटा सा टॉपिक है, बात कर लेते हैं इसकी भी। अनुक्रमण या सक्सेशन। अनुक्रमण या सक्सेशन। तो अनुक्रमण की पहले परिभाषा लिखते हैं, जो भी अपन ने बात की उसी के आधार पर अनुक्रमण है क्या इसकी बात करते हैं कि किसी पर्यावरण में लगातार भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे परिवर्तन उस क्षेत्र या उस क्षेत्र में जीवों की वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। उस क्षेत्र में जीवों की वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। ये तो एक हम बात करते हैं, एक नॉर्मल बात है जो हमने कई बार पढ़ा भी है और इसको जाना भी है कि जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ये जो परिवर्तन होता है ये हमेशा चलता रहता है। कि कोई भी चट्टान या हम कोई भी अजैविक घटक की बात कर ले या कोई जैविक घटक की ही बात कर लेते हैं, कोई पेड़ पौधे, वे अपनी उत्पत्ति से या उत्पत्ति के बाद से हमेशा एक जैसे तो रहे नहीं है। जैसे हम भी जब पैदा हुए थे बिल्कुल छोटे से थे, धीरे धीरे हमारे शरीर में वृद्धि हुई, विकास हुआ, हम धीरे धीरे किशोर होते हुए तरुण वयस्क अवस्था तक पहुंचते हैं, जीर्णता होती है, वृद्धावस्था में जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। पेड़ पौधों में भी देखते हैं, एक बीज, छोटा सा बीज एक बड़े वृक्ष में बदल जाता है, एक चट्टान। अब उस चट्टान में भी अगर हम बात करें, कोई भी पत्थर वायु के कारण या तेज जल के कारण, तापमान के कारण, कई भौतिक कारण ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से उस पत्थर की, उस चट्टान की संरचना में परिवर्तन आए।
हो सकता है उसकी स्थान बदल जाए, हो सकता है उसके भार में परिवर्तन आए, हो सकता है उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन आए। ऐसा ये नियम है, प्रकृति का ही नियम मान लो कि परिवर्तन भौतिक हो या रासायनिक होते रहते हैं। अब ये जो परिवर्तन होते हैं, इसमें ये पर्यावरण में होने वाले जब परिवर्तनों की बात करते हैं, ये क्रमबद्ध होते हैं तथा समांतर साथ साथ, यानी इन भौतिक परिवर्तनों के साथ साथ पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। अब जब ये परिवर्तन होते हैं तो हम यहां पर बात करें, परिवर्तन वैसे खूब सारे हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के परिवर्तन, लेकिन हम यहां पर परिवर्तन की बात करें पर्यावरण के संदर्भ में, जीवों के विकास के संदर्भ में। तो किसी भी पारिस्थितिक क्षेत्र में इस प्रकार होने वाले पर्यावरण हमेशा उस क्षेत्र विशेष में चरम स्थिति यानी एक्सट्रीम स्थिति की ओर गति करते। कैसे सुनना देखो, ये मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा था, यहां ये कोई पत्थर का टुकड़ा था, बड़ी सी चट्टान है, कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई जीव जंतु। फिर एक दिन यहां पर कुछ पेड़ पौधों का विकास होने लगा। अब आप पूछेंगे सर अचानक से कैसे हो? अचानक से नहीं, हजारों लाखों साल में ये क्रिया होती है। हो सकता है कहीं वायु से, कहीं जल से बहता हुआ कोई बीज, पौधे का बीज हुआ, या जो छोटे या अल्प विकसित पौधे होते हैं उनकी कोई ऐसी संरचना, चाहे हम बीजाणु वगैरह की बात करें, कि वो यहां पर आ गए और फिर उनसे अंकुरण के द्वारा बिल्कुल पहले छोटे छोटे पौधों का विकास हुआ, जैसे लाइकेन। लाइकेन ये किसी भी नग्न चट्टान पर, बेर रॉक पर जो वनस्पति के विकास होने की जो प्रथम अवस्था होती है उसे कहते हैं लाइकेन। आपने सुना होगा कि शैवाल और कवक के बीच का क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है, लाइकेन। तो सीधा ऐसे नहीं कि इस पत्थर पर सीधा पेड़ विकसित हो गया, नहीं। जब ऐसे यहां पर कोई भी समुदाय नहीं था, कोई भी प्रजाति नहीं थी, ऐसे में यहां पर जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है, सक्सेशन होता है। ये प्राथमिक अनुक्रमण स्टार्ट कहां से हुआ, इस लाइकेन से हुआ। और अगर ये मान लीजिए कोई बड़ा जलीय पारिस्थितिक तंत्र होता जहां पर खूब सारा जल होता, तो यहां पर इसकी शुरुआत होती फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक से होती। हालांकि ये जो इसमें परिवर्तन हुआ है, अब क्या होगा, ये लाइकेन हमेशा तो यहां लाइकेन नहीं रहेगा। लाइकेन से अन्य अवस्थाएं जैसे मॉस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स वगैरह हम देखते हैं, यानी जो छोटे या अल्प विकसित पौधे होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी पौधों में भी हम कई वर्ग देखते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो बिल्कुल अल्प विकसित होते हैं, नम या छायादार या जल में पाए जाते हैं, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनके बाद हम देखते हैं काष्ठीय पौधे, ये बड़े बड़े लकड़ी वाले पौधे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का विकास होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, हमेशा ध्यान रखना कि अनुक्रमण हमेशा एक चरम समुदाय, यानी एक टॉप वाला जो बिल्कुल विकसित अवस्था है, उसकी ओर अग्रसर रहता है। यानी जब हम बात करते हैं ना कि ये पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन जो अनुक्रमण के रूप में होते हैं, हमेशा अनुक्रमण क्या होता है, चरम समुदाय की ओर गति करता है। यहां हम देखते हैं लाइकेन से कहां पर जाता है, वो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की तरफ। यहां पादप प्लवक से जंतु प्लवक, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियों तक जाता है। तो ये अनुक्रमण, ये जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन है, अनुक्रमण भाई सीधी सी बात कि इनमें क्या होगा, विकास होगा। और विकास होने के बाद या इनमें जो ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे यहां पर जो समुदाय विकसित होते हैं वो एक चरम समुदाय की स्थापना करते हैं। और चरम समुदाय होता है वो सबसे विकसित अवस्था होती है। तो ये अनुक्रमण का उद्देश्य, या अनुक्रमण किस तरफ बढ़ता है, चरम समुदाय की तरफ बढ़ता है। लिखते हैं इसके बारे में, और ये सब लाइकेन वगैरह कौन सी अवस्था होती है, जलीय अनुक्रमण या स्थलीय अनुक्रमण, सबकी बात करेंगे। लिखते हैं कि ये भौतिक परिवर्तन एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन एवं पर्यावरण में
होने वाले परिवर्तन एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे के समांतर तथा क्रमबद्ध रूप में चलते हैं। एक दूसरे के समांतर तथा क्रमबद्ध रूप में, सीक्वेंस में। रूप में चलते हैं या रूप में चलते हुए संबंधित पारिस्थितिक तंत्र में चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर बढ़ते हैं। की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि अनुक्रमण इन परिवर्तनों से प्रारंभ होता है, ये परिवर्तन चलते रहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, सुनिश्चित क्षेत्र में प्रजाति संरचना में या वहां की स्पीसीज स्ट्रक्चर में जो ऐसे संतुलित परिवर्तन होते हैं या आकलित परिवर्तन होते हैं, इन्हें ही पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। लिखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रजाति संरचना वही लाइकेन, उसके बाद मॉस, या हम बात करते हैं छोटे पेड़ पौधे और फिर बड़े बड़े पेड़ पौधे। किसी क्षेत्र विशेष में प्रजाति संरचना में होने वाले ऐसे परिवर्तनों को या ऐसे परिवर्तनों को ही अनुक्रमण, सक्सेशन कहते हैं। अनुक्रमण या प्राथमिक अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये सक्सेशन या अनुक्रमण होते कैसे कैसे, प्राथमिक, द्वितीयक। कि पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन कह दो या सक्सेशन कह दो, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम पारिस्थितिक तंत्र में पढ़ रहे हैं, तो ये अनुक्रमण पारिस्थितिक अनुक्रमण ही होगा। लिख सकते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण मुख्यतया दो प्रकार का कैसे कैसे हैं देखें। फर्स्ट, प्राथमिक अनुक्रमण।
प्राथमिक अनुक्रमण, प्राथमिक अनुक्रमण या प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं। ये अनुक्रमण की वह प्रक्रिया ऐसी जगह से स्टार्ट होती है जहां कोई सजीव नहीं रहते हैं। ठीक है, कोई सजीव पहले नहीं था, जैसे नग्न पत्थर या बियर रॉक, ऐसी चट्टानों की बात कर लेते हैं। लिखते हैं प्राथमिक अनुक्रमण में कि प्राथमिक अनुक्रमण ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र जहां पूर्व में या पहले पूर्व में कोई सजीव नहीं रहा हो, जैसे नग्न पत्थर या चट्टानें, बेयर रॉक्स, इन पर जीवन की शुरुआत तथा चरम समुदाय की स्थापना एवं क्लाइमैक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय की स्थापना प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है। सेकंड, प्राथमिक अनुक्रमण के बाद दूसरा लिख सकते हैं द्वितीयक अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कि ऐसे क्षेत्र जहां पहले कोई जहां पूर्व में कोई, यानी पहले के समय में, ठीक है, पूर्व में कोई प्रजाति या समुदाय रहा हो, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वे नष्ट हो गए हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में जब सक्सेशन होगा, यानी वही कि नई प्रजातियों की स्थापना और फिर उसके बाद वही चरम समुदाय की ओर बढ़ना, लिख सकते हैं अब वे नष्ट हो गए हैं। ऐसे क्षेत्रों में कंटिन्यू लिख रहे हैं, ठीक है,
ऐसे क्षेत्रों में नई प्रजाति का विकास द्वितीयक अनुक्रमण, ये भी चरम समुदाय की ओर ही बढ़ेगा, ठीक है। द्वितीयक अनुक्रमण या सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। द्वितीयक अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। तो ये बात हो गई एक और। अनुक्रमण के प्रकार हमने देखे, प्राथमिक, जहां पहले कोई नहीं था, ठीक है, जीवन का प्रारंभ ही अभी हुआ है, वहां पर ऐसे मान सकते हैं, बेयर रॉक्स, नग्न चट्टानें। लेकिन हम जैसे बात करते कहीं पर मान लीजिए बाढ़ हो गई, जंगल की आग हो गई, या किसी मानवीय गतिविधि से कोई पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो गया, अब वहां पर दोबारा नए सिरे से ऐसे नई प्रजातियों की स्थापना या नई प्रजाति का विकास होना, यही क्या कहलाता है, द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ एक दो ऐसे फैक्ट्स हैं छोटे छोटे, उनको भी लिख लेते हैं कि अनुक्रमण में या अनुक्रमण की क्रिया में चरम समुदाय तक पहुंचने में हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। चरम समुदाय, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है, सबसे विकसित अवस्था क्लाइमैक्स कम्युनिटी, तक पहुंचने में हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। ये ऐसा हम देखते हैं प्राथमिक अनुक्रमण के केस में, ठीक है। प्राथमिक अनुक्रमण के केस में हम जहां पर पहले जीवन नहीं था और चरम समुदाय की स्थापना करनी है, उस केस में हम देखते हैं हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। हालांकि द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में शीघ्रता से हो जाता है, बिकॉज वहां पर पहले से ऐसी दशाएं थी। हाँ, मान लिया कि बाढ़ आ गई, जंगल में आग लग गई, लेकिन वहां जहां बाढ़ आई या जंगल में आग लगी, पहले वहां पर कोई फसलें थी, पेड़ पौधे थे, या वहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति तो थी पहले, यानी वहां की दशाएं ऐसी प्रजातियों के विकास के लिए अभी भी अनुकूलित तो हैं, ठीक है। भले ही किन्हीं कारणों से वे प्रजातियां नष्ट हो गई, लेकिन आज भी अगर हम वहां नए सिरे से कोई प्रजाति की स्थापना देखते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी वहां पर अनुकूल परिस्थितियां हैं। लेकिन प्राथमिक अनुक्रमण के केस में हम क्या देखते हैं, बिल्कुल नग्न चट्टान थी, वहां पर कोई उपजाऊपन की बात तो छोड़ो, उपजाऊ मिट्टी की तो बात छोड़ो, वहां तो मिट्टी ही नहीं थी, बेर रॉक थी। अब धीरे धीरे वो जो चट्टान होती है उसके कहीं कोई दरार के बीच में कहीं मिट्टी वगैरह आ गई, कहीं नमी रह गई, बारिश का मौसम आया, थोड़ी सी नमी रह गई, उसी समय वहां पर कोई ऐसे लाइकेन जैसे जीव का विकास हो गया, उनके कोई बीजाणु हवा से या जल से उड़कर वहां पर आ गए और अब वहां पर वो विकसित होने लगे। अब ऐसे भी थोड़ी कि लाइकेन का विकास हो गया और ये मतलब चरम समुदाय यही थोड़ी है। अब उस लाइकेन से वहां पर उस परिस्थितियों में ऐसे बड़े पेड़ पौधे विकसित होना हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक अनुक्रमण में ज्यादा समय लगता है तुलना के रूप में हम बात करें द्वितीयक अनुक्रमण से, और इसका कारण भी हम जानते हैं कि कारण क्या है कि अक्सर ऐसे क्षेत्रों में अनुकूल होती है परिस्थितियां, द्वितीयक अनुक्रमण वाले क्षेत्रों में परिस्थितियां अनुकूल होती है, वहां जल्दी चरम समुदाय की स्थापना हो सकती है। लिखते हैं कि प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण, प्राइमरी सक्सेशन की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण
जल्दी होता है। क्योंकि द्वितीयक अनुक्रमण के लिए द्वितीयक अनुक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां ज्यादा अनुकूलित होती है, लिख सकते हैं। परिस्थितियां ज्यादा अनुकूलित होती हैं। अनुकूलित होती हैं। फिर आगे बात करते हैं कि यदि अनुक्रमण किसी स्थलीय भाग पर होता है तो इसे स्थलीय अनुक्रमण या लिथोसेरे कहते हैं। और स्थलीय भाग में जो ये अनुक्रमण होता है इसका प्रारंभ लाइकेन अवस्था से होता है। फिर जलीय अनुक्रमण की भी बात करते हैं, हाइड्रोसेरे की बात करते हैं कि हाइड्रोसेरे में जो ये पायोनियर कम्युनिटी या जो प्राथमिक अवस्था जिसका विकास होता है उसकी अगर हम बात करें तो वह होते हैं पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। यानी अनुक्रमण कैसी जगह पर हो रहा है, जल मंडल में या स्थल मंडल में, इसके आधार पर फिर हम इसके दो प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो आगे लिखते हैं इनके बारे में कि जो ये अनुक्रमण हो रहे हैं कहां पर, लिख सकते हैं कि अनुक्रमण की क्रिया यदि स्थलीय भाग या नग्न चट्टान पर हो तो इसे स्थलीय अनुक्रमण, तो इसे स्थलीय अनुक्रमण या लिथोसेरे या जीरोसेरे भी कहते हैं। इसमें प्राथमिक की बजाय हम जो यहाँ पर अनुक्रमण आरंभ करती है उसे हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में बात करें तो मूल अन्वेषक प्रजाति भी कह देते। इसमें अनुक्रमण प्रारंभ करने वाली जाति, अनुक्रमण प्रारंभ करने वाली प्रजाति या मूल अन्वेषक, पायोनियर स्पीशीज,
या पायोनियर, स्पीशीज लाइकेन होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाइकेन होती है। लाइकेन होती है। ठीक है, लाइकेन होती है। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध होता है। शैवाल और कवक दोनों पाए जाते हैं लाइकेन में। ठीक है, पॉल्यूशन के इंडिकेटर भी होते हैं ये लाइकेन। तो नग्न और खाली चट्टानों पर ये लाइकेन सर्वप्रथम उगते हैं और फिर ये लाइकेन क्या करते हैं कि चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं, अपर्दन और मृदा निर्माण करते हुए धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स यानी निम्न पौधों का विकास करते हैं और फिर धीरे धीरे ये चरम समुदाय की ओर बढ़ते हैं। तो आगे इसमें लिख सकते हैं कि लाइकेन ऐसी नग्न चट्टानों पर बेयर रॉक्स पर, नग्न चट्टानों पर अम्ल एसिड सिक्रेशन, अम्ल स्रवण कर इन्हें पिघलाते हैं या इनका अपर्दन करते हैं। अपर्दन करते हैं, इरोजन करते हैं। अपर्दन बोले तो इरोजन, अपर्दन करते हैं जिससे मृदा निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे मृदा निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन होने लगता है, होने लगता है, होने लगता है। अब इस मृदा में, अब इस मृदा में ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा जैसे अल्प विकसित पौधों का या अल्प विकसित पादप उत्पन्न होने लगते हैं तथा धीरे धीरे विकसित पौधे, धीरे धीरे उच्च विकसित पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे ये क्रिया होती है। इस प्रकार ऐसे पौधे विकसित हुए। ये तो हमने बात की किस तरह से एक स्थलीय भाग में या एक नग्न चट्टान पर किस तरह से अनुक्रमण हुआ, कैसी कैसी अवस्थाएं बनती है। फिर अगर यही बात हम करें जल में, कि जल में जो सक्सेशन या हाइड्रोसिरे जिसे कहते हैं, वहां पर ये मूल अनुक्रमण जो होता है, या ऐसे कह सकते हैं मूल अन्वेषक प्रजाति, वहां पर छोटे छोटे पादप प्लवक होते हैं। ठीक है, तो
बात करते हैं इनकी भी यहाँ पर कि किस तरह से ये अनुक्रमण जल में होता है। लिखते हैं कि यदि अनुक्रमण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, यदि अनुक्रमण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रारंभ हो, या यदि अनुक्रमण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हो तो इसका आरंभ छोटे छोटे पादप प्लवकों, छोटे छोटे पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन से होता है। छोटे छोटे पादप प्लवकों या फाइटोप्लैंक्टन से होता है। चलो इसे अलग लिख देते हैं। छोटे छोटे पादप प्लवकों फाइटोप्लैंक्टन्स से होता है। धीरे धीरे जल में, धीरे धीरे जल में मूल युक्त यानी जड़ युक्त, मूल या जड़ युक्त प्लावी, तैरने वाले प्लावी, फ्लोटिंग आवृत बीजियों एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजों या एंजियोस्पर्म्स का विकास होता है। मूल जड़ युक्त एवं लिख देते हैं, एवं, ठीक है, विकास होता है तथा ये क्षेत्र, यह तथा धीरे धीरे, तथा इसके बाद लिख देते हैं, इसके बाद बड़े काष्ठीय वृक्ष, बड़े काष्ठीय वृक्ष विकसित होते हैं। विकसित होते हैं। तो ये हमने बात की पहले स्थलीय परिस्थितियों में अनुक्रमण हमने देखा, ठीक है। नग्न चट्टान पर इसे हमने कहा स्थलीय अनुक्रमण, लिथोसेरे या जीरोसेरे। और अब जो ये हमने देखा इसे हाइड्रोसेरे या जलीय अनुक्रमण, इसे जलीय अनुक्रमण या हाइड्रोसेरे कहते हैं, या हाइड्रोसेरे कहते हैं। तो अनुक्रमण क्या होता है, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, ये हमने बात की। और यहाँ पर भी देखा हमने कि जलीय अनुक्रमण में भी अंत में यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ होते हैं और फाइनली यहाँ वन ही पूरा चरम सीमा समुदाय के रूप में यहाँ पर विकसित होता है, ठीक है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि समय के साथ ये जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र था ये
स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तित हो गया। तो लिख सकते हैं कि जलीय अनुक्रमण के अंत में भी हाइड्रोसेरे जलीय अनुक्रमण के अंत में भी जलीय अनुक्रमण के अंत में भी चरम समुदाय के रूप में क्लाइमैक्स कम्युनिटी के रूप में काष्ठीय वनों का विकास होता है। अर्थात जलीय पारिस्थितिक तंत्र अनुक्रमण क्रिया के द्वारा सक्सेशन अनुक्रमण क्रिया के द्वारा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में बदलने लगते हैं। तंत्र में बदलते हैं। तो ऐसे में आपके मन में आएगा या आप सोच सकते हैं कि सर ऐसे तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सारे ये जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र जब वनों में बदल जाएंगे या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में बदल जाएंगे, इसमें तो फिर हमेशा के लिए ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र समाप्ति हो जाएंगे। तो सुनना, यहाँ पर एक छोटे से क्षेत्र में भी ये हम रूपांतरण देखते हैं तो इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। और हम देखते हैं पृथ्वी का 70% भूभाग जल से घिरा हुआ है। तो इतनी आसानी से ऐसे नहीं कि कुछ सालों में ये हो जाएगा, करोड़ों वर्षों तक ये क्रिया चलती रहती है। ठीक है, और फिर वापस देखो, अनुक्रमण हटता भी तो, या ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जल जब बाढ़ या जल प्लवन की स्थिति आती है तो वह प्राथमिक अनुक्रमण या द्वितीयक अनुक्रमण जो भी हुआ वॉटएवर, वो पूरा जब जल क्षेत्र जब जलमग्न हो जाएगा तो वापस वहां पर जल का भराव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे जल खत्म हो जाएगा और स्थल में परिवर्तित हो जाएगा, ये संतुलन बैलेंस बना रहता है। तो ये हमने बात की अनुक्रमण की, और अनुक्रमण में हमने कहा ना जैसे हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक अनुक्रमण क्या, प्राथमिक अनुक्रमण क्या, ये ऐसा अनुक्रमण करने वाली प्रजातियां जल में कौन सी होती है, स्थल में कौन सी है, ये हमने कुछ बातें की। अब इकोसिस्टम वाला टॉपिक तो हुआ हमारा यहां पर कंप्लीट। इससे संबंधित कुछ नोट लिखते हैं, संबंधित कुछ हम नोट की बात करते हैं और नोट में ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, या फैक्ट हम लिखते हैं। नोट देखें, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी ओडम। ओडम ठीक है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक
फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इकोलॉजी, ये है रामदेव मिश्रा। कुछ ऐसे जो फैक्ट्स हैं उनकी भी बात करते हैं। फिर ऐसे कुछ नियम होते हैं पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित, उन नियमों की बात करता हूं मैं। ऐसे कुछ नियम हैं, ठीक है। जैसे नियमों में बात करते हैं बर्गमान्स रूल या बर्गमान का नियम। बर्गमान का नियम क्या कहता है देखते हैं। बर्गमान्स लॉ या बर्गमान के नियम की बात करें, इस नियम के अनुसार एक ही प्रजाति के जीव, जैसे मैं बात कर लेता हूं भालू की, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो भालू होते हैं उनके शरीर का आकार बड़ा होता है। जैसे अलास्कन बियर की बात करते हैं, अलास्कन बियर जो होता है उसकी अगर वो पूरा बिल्कुल सीधा खड़ा हो तो उसकी हाइट 10 फीट तक हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते गर्म प्रदेशों में रहने वाले जो हमारे काले भालू होते, छोटे छोटे होते बेचारे, तो गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जीवों की सेम प्रजाति, वही भी भालू है ये भी भालू है, ठीक है, तो गर्म क्षेत्रों में रहने वाले उसी प्रजाति के जीवों की शरीर का आकार छोटा होता है। और भी जैसे पेंगुइन की बात करते हैं, जो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाले जो पेंगुइन होते हैं उनकी हाइट लगभग 1 मीटर होती है। लेकिन यही हम थोड़ा सा निचले अक्षांशों पर आते हैं तो वहां पर जो पेंगुइन पाए जाते हैं उनकी हाइट और कम होती है, आधा मीटर के आसपास। तो ऐसे मैमल्स या जो पक्षी वगैरह होते हैं उनमें हम देखते हैं बर्गमान का नियम यही कहता है कि ऐसे पक्षी या जो स्तनधारी होते जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं उनके शरीर का आकार बड़ा, जबकि उसी प्रजाति के सदस्य जो गर्म क्षेत्र में रहते हैं उनके शरीर का आकार थोड़ा छोटा होता है। लिखते हैं कि पक्षियों व स्तनधारियों की, पक्षियों एवं स्तनधारियों मैमल्स, पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऐसी प्रजातियां जो ठंडे क्षेत्रों में, ऐसी प्रजातियां जो ठंडे क्षेत्रों में रहती हैं, ठंडे क्षेत्रों में रहती हैं, इनके शरीर का आकार, इनके शरीर का आकार उसी प्रजाति के, उसी प्रजाति के गर्म क्षेत्रों में रहने वाले जीवों की तुलना में, रहने वाले जीवों की तुलना में कहीं बड़ा होता है या बड़ा होता है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर, एग्जाम्पल ध्रुवीय भालू का बड़ा आकार,
अब अगला जो नियम है ना, वो आकार से संबंधित है, लेकिन थोड़ा इसका उल्टा है। कैसे देखना भाई, पूरे शरीर की जब मैं बात करता हूं ना, पूरा शरीर, तो ठंडे प्रदेशों वाले जीवों का पूरा शरीर तो बड़ा होगा, लेकिन उनकी बॉडी में जो एक्सट्रीमिटीज होती है, जैसे कान हुआ, नाक हुआ, पंजे हुए, इनका आकार ठंडे प्रदेशों वाले जीवों में छोटा होता है तुलना में गर्म क्षेत्रों वाले जीवों में। इसे कहते हैं एलन का रूल या एलन का नियम कहते हैं। तो नोट में ही हमने बर्गमान का नियम देखा, इसके बाद आगे देखते हैं एलन का नियम। एलन का नियम क्या कहता है देखते हैं। एलन्स लॉ, एलन का नियम। कि ठंडे क्षेत्रों के जीवों में या जीवों के शरीर के दूरस्थ हिस्से, डिस्टल पार्ट्स, दूरस्थ हिस्से या एक्सट्रीमिटीज, दूरस्थ हिस्से या एक्सट्रीमिटीज कह दो, ठंडे क्षेत्रों के जीवों के शरीर के दूरस्थ हिस्से, एक्सट्रीमिटीज, जैसे दूरस्थ भाग यानी जैसे भाई अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो ये मेरे शरीर का बीच वाला सेंटर पार्ट, और ये जो मेरे हाथ का पंजा है, ये मेरे हाथ का पंजा मेरे शरीर से बिल्कुल दूर है, उंगलियां दूरस्थ हिस्से। सिर में अगर बात करूं तो ये जो जैसे नाक वगैरह हो या पैर के पंजे, ये दूरस्थ हिस्से कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं दूरस्थ हिस्से जैसे पंजे, पूंछ, कॉमा, कान आदि अपेक्षाकृत छोटे आकार के, कंपैरेटिवली स्मॉलर, अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार के होते हैं, स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये हमने एक और नियम देखा, एलन का नियम। ठीक है, फिर इसके आगे हम बात करते हैं कि जॉर्डन का नियम क्या कहता है। जॉर्डन का नियम, भाई जॉर्डन का नियम जो पीछे हमने बर्गमान का नियम देखा उससे काफी मिलता जुलता है, बस ये मछलियों के लिए बोल दिया इसने कि भाई जो ठंडे प्रदेशों की मछलियां होती है उनके शरीर का आकार और इनमें वर्टिब्री की जो संख्या भी होती है वह ज्यादा होती है या शरीर भी बड़ा होता है ठंडे प्रदेशों की मछलियों में। तुलनात्मक अगर हम करें गर्म प्रदेशों में तो लिख सकते हैं ठंडे प्रदेशों की मछलियां, ठंडे प्रदेशों की मछलियां, फिशेज, मछलियां तुलनात्मक रूप से या बड़े आकार की तथा इनमें वर्टिब्री या कशेरुकाओं की संख्या भी अधिक। कशेरुकाओं या वर्टिब्री की संख्या भी अधिक। होती है। अनुकूलन वगैरह से संबंधित ऐसे नियम हम देखते हैं ताकि उन्हें उस क्षेत्र में रहने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा अनुकूलित हो सकें। तो ये हमने एक और नियम देखा, जॉर्डन का नियम। फिर हम बात करते हैं ग्लॉगर का नियम, अंतिम नियम देखते हैं एक और नोट में, ग्लॉगर का नियम, ग्लॉगर्स लॉ या ग्लॉगर्स रूल।
ग्लोगर का नियम क्या कहता है? ग्लोगर का नियम देखते हैं कि कुछ कीट, पक्षी और अन्य जंतुओं में भी हम देखते हैं, जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले ऐसे जंतु होते हैं उनके शरीर का रंग थोड़ा डार्क होता है। नॉर्मली हम देखते भी हैं मनुष्यों में भी। जो भूमध्य रेखा या इसके आसपास क्षेत्रों में रहते हैं, सौर विकिरण भरपूर मात्रा में मिलते हैं, मेलेनिन का उत्पादन ज़्यादा होता है, स्किन का रंग डार्क होता है। जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो कीट या ऐसे पक्षी वगैरह होते हैं उनके शरीर का रंग थोड़ा सा हल्का होता है। लिखते हैं ग्लोगर का नियम कि गर्म प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर का रंग तुलनात्मक रूप से गहरा, कंपैरेटिवली डार्कर, तुलनात्मक रूप से गहरा होता है। ये ग्लोगर का नियम देखा। तो कुछ पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित ऐसे अनुकूलन संबंधी नियम भी हम इनकी बात कर सकते हैं। इनको हमने नोट में लिखा। तो अनुक्रमण जो लास्ट टॉपिक था हमारे इकोसिस्टम का, वो हमने अनुक्रमण देखा, प्राथमिक, द्वितीयक, स्थलीय अनुक्रमण, जलीय अनुक्रमण और कुछ ऐसे पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ फैक्ट्स हमने नोट किए। तो ये हमारे इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम वाला टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।